अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है हम कवर करेंगे दैट इज़ परसेप्शन एंड अटेंशन। जिसकी स्लाइड्स आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। लेट मी गिव मी अ so here you go guys. So let's start our slides. सो बेटा ये जो है हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है इट इज़ अबाउट सेंसरी मेमोरी। और बेटे आपको पता है कि हमारी लाइक वी परसीव दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया को कैसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस: टच, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग एंड साइट। सो दीज आर 5 सेंसेस। बेटे इन सेंसेस ने दुनिया से मतलब बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्होंने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और वो हमारा जो है हमारे दिमाग में जाता है फॉर प्रोसेसिंग। हम कोई चीज़ देखते हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेंसरी मेमोरी। ठीक है। और बेटी सेंसरी मेमोरी की बेसिकली आपको पता है 2 टाइप्स हैं। एक है आइकॉनिक मेमोरी एंड द सेकंड वन इज़ इकोइक मेमोरी। जो आइकॉनिक मेमोरी है बेटे वो है मेमोरी जो आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, जो आप देखते हो। इसकी ड्यूरेशन एंड कैपेसिटी इसकी बहुत लो है। ठीक है। लेकिन इसकी ड्यूरेशन तो कम है, मतलब ये स्टे तो हमारे माइंड में बहुत थोड़ी देर के लिए करता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी लेस टाइम। ठीक है। देयर इज़ दैट। और इसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक आप कह लो आइकॉनिक मेमोरी की या खसूसियत ये है कि ये बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन आइकॉनिक मेमोरी गैदर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप को कोई पिक्चर नज़र आई है या आपको कोई लेटर्स दिखाए गए हैं तो उसकी डिटेल को इसने कैप्चर करना है। यानी कि इतनी ज़्यादा एक डिटेल इंफॉर्मेशन उसने विजुलाइज करनी है आइकॉनिक मेमोरी, उसको अपने अंदर स्टोर तो इससे बहुत कम देर करना है। ठीक है। इसका जो थर्ड बेट इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है, इट इज़ के प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग, विच मीन्स कि आपको आप कॉन्शियसली चीज़ों को ना भी देख रहे हो फिर भी आइकॉनिक मेमोरी जो है ये चीज़ों को अपने अंदर कैप्चर कर रहा होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ तवज्जो दोगे तो जो है वो फिर आपकी वो चीज़ आइकॉनिक मेमोरी का हिस्सा बनेगी, बल्कि विदाउट गिविंग अटेंशन वो चीज़ इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर प्रोसेसिंग। ठीक है। बेटे इस पर एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे बेसिकली, उनको उन्होंने लेटर्स दिखाए, यानी कि उनको विजुलाइज करवाए, दिखाए। ठीक है। कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद उनको कहा गया कि वो उन को रिकॉल करें, दोहराएं। फिर एक दफ़ा तो ये उनको किया गया और उसके बाद दूसरा ये कि एक दफ़ा तो उनको कहा गया कि उनको दोहराएं, मतलब रिकॉल करें। लेटर्स को एक दफ़ा दिखा के फिर छुपा दिया गया, फिर उनको कहा गया कि आप इसको रिपीट करें कि मतलब आपने क्या चीज़ देखी। और फिर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये भी किया गया कि उनको क्यूज़ दिए गए, यानी कि जिस तरह आप कहते हो ना कि हिंट्स देना या उनको ऑप्शंस दे देना। देखो फॉर एग्जांपल बेटे कि मैं आपको ABCDE लेटर का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। एक दफ़ा मैंने आपको दिखा दी और उसके बाद मैंने वो पिक्चर को छुपा दिया। उसके बाद मैं आपको ये कहती हूँ कि आप उसको रिकॉल करो कि आपने वो चीज़ें क्या क्या देखी। यानी कि बेसिकली बेटे टेस्ट इस चीज़ का था कि आइकॉनिक मेमोरी ने क्या क्या स्टोर किया, क्या क्या विजुलाइज किया। तो किसी पार्टिसिपेंट ने बोला फॉर एग्जांपल A, किसी ने बोला B। अच्छा बेटे जब एक तो उनको रिकॉल का कहा गया ना, एक उनको क्यू दिया गया। क्यू में ये दिया गया कि क्या आपने, उनको ऑप्शंस दी गई कि FCDE इसमें से आपने कौन सी लेटर्स देखे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको MCQs दिए जाते हैं कि आपको वो बेसिकली एक आपका वो क्यूज़ दिए जाते हैं कि आप सही ऑप्शन को चूज़ कर लो। तो रिज़ल्ट ये निकला कि स्टूडेंट्स नहीं, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स नहीं बेटे, बेसिकली जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जब उनको क्यूज़ दिए गए, ऑप्शंस दी गई, तो उनका रिज़ल्ट बेहतर था एज़ कम्पेयर टू जब उनको सारा कुछ रिकॉल करने के लिए कहा गया कि वो सारा ही ज़ुबानी दोहराएं। ठीक है। अब इसमें फ़र्क ये था
कि बेटे उनकी जो है वो मेमोरी में वो चीज़ें ऐसे नहीं थी कि सारी फेड हो गई थी, बल्कि उनकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस या विद हेल्प ऑफ क्यूज उन्होंने बेहतर तरीके से उस चीज़ को दोहरा लिया। अब बेटे फर्दर इसका हेडिंग ये है कि रोल क्या है आइकॉनिक मेमोरी का इन विजुअल परसेप्शन। आप देखो बेटे कि मूवीज़ आप देखते हो, या आप आजकल सबसे अच्छी एग्जांपल तो आप ये ले सकते हो रील्स, ठीक है। क्या आप मतलब रील्स में आप एक के बाद दूसरी रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, या आप एक जगह पे खड़े हो, आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो। तो बेशक वो चीज़ें ब्रेक कर करके आप देख रहे हो, लेकिन जो आपकी आइकॉनिक मेमोरी है, जो आपको चीज़ें दिखा रही है, जो विजुअल मेमोरी है, वो एक कंटिन्यूस पिक्चर आपको दे देती है, ठीक है। तो इसकी जो एक हेल्प ये है या इसका रोल ये है आइकॉनिक मेमोरी का कि आपको एक स्मूथ कंटिन्यूस मोशन में एक आपको पिक्चर मिल जाती है। और इसमें बेटे फिर आपको आइकॉनिक मेमोरी जो है वो आपको कोई चेंज अगर होता है ना, तो वो भी डिटेक्ट करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज है अगर इन्वायरमेंट में, तो उसको क्योंकि तेज़ी से वो प्रोसेस कर रही होती है, तो इसलिए वो आपको चेंज भी डिटेक्ट करवा देती है। बेटे हमारी आंखों की जो मूवमेंट है ना, इट इज़ वेरी रैपिड। वो रैपिड आई मूवमेंट के लिए उन्होंने वर्ड को यूज़ किया है, इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट वर्ड और नॉट, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्ड डिफ़िकल्ट देन यू कैन अवॉइड यूजिंग दिस, ठीक है। आप सिंपल यू कैन राइट के रैपिड आई मूवमेंट, जब हमारी क्योंकि हमारी आंखों की हरकत बहुत तेज़ होती है, तो बेटे उसमें जो चीज़ें कैप्चर हो रही होती हैं वो सारा उसको एक कंटिन्यूस स्मूथ मोशन दे देता है, बजाय इसके कि वो आइकॉनिक मेमोरी वो तोड़ तोड़ के एक इमेज हमारे दिमाग को भेजे, ठीक है। एक स्टेबल प्रॉपर कंटिन्यूस विजन वो जो है वो हमारे दिमाग की तरफ जाता है, फ्रेगमेंटेड नहीं होता। फ्रेगमेंटेड मीन्स वो ब्रोकन नहीं होता, टूटा हुआ नहीं होता, इट्स वेरी स्मूथ। अच्छा बेटे फिर फर्दर ये है कि न्यूरॉन्स हमारे, आपको पता है हमारा जो ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं जो आइकॉनिक मेमोरी बनाने में हेल्प करती हैं? तो बेटे उन्होंने उसका लिखा हुआ है कौन सा ब्रेन पार्ट है वो है जो इन्वॉल्व होता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेटे आपको प्रीवियस जो हमारे लेसन्स हैं आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज लाइज हियर। हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है इट लाइज एट द बैक ऑफ आवर हेड। यहाँ से जो है बेटे हमारा ऑक्सीपिटल लोब जो है, यहाँ से जो विजुअल इंफॉर्मेशन है सारी हमारी ब्रेन की तरफ जाती है, या यहाँ से हम विजुअलाइज करते हैं दुनिया को। तो इस उन्होंने न्यूरॉन्स का इसमें बेसिकली रोल बताया हुआ है आइकॉनिक मेमोरी में। एप्लीकेशंस बेटे आप देख लें, आप चीज़ों को रीड करते हो, आप तेज़ी से रीड कर रहे होते हो, तो ऐसे नहीं होता कि जो हमारा माइंड है वो चीज़ों को फ्रेगमेंटेड या ब्रोकन वे में देख रहा है। अच्छा एक लफ्ज़ ये है, नेक्स्ट लफ्ज़ ये है, बल्कि हमें एक कंप्लीट जुमला पढ़ते हैं हमें उसकी सेंस समझ आ जाती है। किसकी वजह से होता है? ये आइकॉनिक मेमोरी की वजह से हो रहा होता है। फिर ड्राइविंग के अंदर भी इसी चीज़ को देखते हैं बेटे, वीडियोस को देखते हैं और सब कुछ। वो बेसिकली उसका पर्पस बताने में ये है कि ये हमें एक स्मूथ सारा एक फ़्लो मिल जाता है, इमेज मिल जाता है, हमें ब्रोकन या वो चीज़ें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और ये सब कुछ क्यों होता है? आइकॉनिक मेमोरी की वजह से होता है। जैसे कि बेटे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था सेंसरी मेमोरी की दो टाइप्स हैं, आइकॉनिक मेमोरी एंड दिस वन इज सेकंड, दिस इज इक्विक मेमोरी। बेटे इक्विक मेमोरी इज रिलेटेड टू योर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी मेमोरी। आप जो सुनते हो वो जो चीज़ हमारे दिमाग में जाती है वो चीज़ कितनी देर स्टे करती है उसका है। बेटे इसका ये है कि ये जो इसका ड्यूरेशन है ना, जो स्टे है इस मेमोरी का, फॉर एग्जांपल आप कुछ सुन रहे हो, जिस तरह मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, सुना रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर स्टे करेंगी एज़ कम्पेयर टू विजुअल मेमोरी। जैसे हमने विजुअल मेमोरी का पढ़ा कि वो तो मिली सेकेंड्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन स्टे करती है, लेकिन इक्विक मेमोरी ज़्यादा देर के लिए स्टे करती है। अच्छा अब इसमें दूसरा डिफरेंस ये है इसका आइकॉनिक मेमोरी से कि ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है। वो तो हमने कहा ना कि एट अ टाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है, लेकिन उसका स्टे बहुत थोड़ा होता है। इसका स्टे ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। बेटे इसका भी वही है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कर रहा होता है, इसमें आपको कोई कॉन्शियसली एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ऑडिटरी जो है आपको इन्फॉर्मेशन आपके कानों में वो चीज़ जा रही होती है।
अच्छा फिर बेटे ये जो इक्विक मेमोरी है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि देखो जब आप मुझे आप लेक्चर सुन रहे हो, आई एम श्योर कि इस टाइम पे आपके इर्द गिर्द कोई और शोर भी होगा, यू माइट बी देयर आर बर्ड्स एक्सक्यूज मी, देयर आर बर्ड्स चर्पिंग अराउंड यू, कोई आपके घर में इर्द गिर्द बात कर रहा होगा। तो वो जो ये इक्विक मेमोरी ही है कि जो आपका ध्यान सारा फोकस करवाती है उस चीज़ पे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सुनना है। फिर बेटे फर्दर जिस तरह हमने उसमें आइकॉनिक मेमोरी में देखा था एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसी तरह इक्विक मेमोरी का भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। बेटे पार्टिसिपेंट्स को, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन सुनाई, राइट साइड पे, सेंटर में, लेफ्ट साइड पे। उन्होंने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सुनाई और उसके बाद उनको कहा कि उसको रिकॉल करो, दोहराओ। और फिर एक दफ़ा तो पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया, फिर दूसरी दफ़ा बेटे उनको क्यूज़ दिए गए, उनको ऑप्शंस दी गई कि क्या आपने ये सुना, ये सुना, ये सुना, मतलब उसमें कुछ ऑप्शन सही थी, कुछ गलत थी। तो यही देखा गया बेटे कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे जब उनको ऑप्शंस दी गई तो उन्होंने बेहतर आंसर दिए एज़ कम्पेयर टू जब उनको कम्प्लीटली रिकॉल करने के लिए कहा गया। बिल्कुल सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है जो आइकॉनिक मेमोरी में हुआ था। और इसके पीछे वजह क्या है, अगर कोई आपसे ये वजह पूछता है कि जब उनको क्यूज़ दिए गए, उनको हिंट्स दिए गए, ऑप्शंस दिए गए, व्हाई डिड दे परफॉर्म बेटर एट दैट टाइम एज कम्पेयर टू व्हेन द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स वर बीइंग आस्क्ड टू रिकॉल। इसलिए बेटा उसका वजह ये है कि उनके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्यूज़, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दे आर एबल टू रिकॉल इट वेल एज कम्पेयर टू अगर इफ़ दे आर बीइंग आस्क्ड टू रिकॉल इट कम्प्लीटली। उनको स्टार्ट से अगर रिकॉल के लिए कहा जाए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम। रोल बेटे इक्विक मेमोरी का क्या, इसमें बेटे ये है कि हम जब कुछ सुनते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है, वी मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, हम उस चीज़ की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही तब करते हैं जब वो चीज़ हमें समझ आ जाती है, हमारे कानों से पास होकर हमारे दिमाग तक जाती है, एंड देन वी मेक सेंस ऑफ दैट। और बेटे फिर इसका ये है कि ये आपको एट अ टाइम बहुत सारी जब आपके कान में आवाज़ें जा रही होती हैं तो जिस चीज़ पे आपने फोकस करना होता है उस चीज़ पे आपका फोकस ये चीज़ करवा देती है, जो डिस्ट्रैक्शंस को सेपरेट करती है। फिर बेटे म्यूज़िक और रिदम परसेप्शन को आप देखती हो, जो म्यूज़िक में एक रिदम होता है, अप एंड डाउन, किसी भी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, उसके अंदर उसको डिफ्रेंशिएट कौन करता है, जो है ये इक्विक मेमोरी करती है। न्यूरोलॉजिकल बेसिस बेटे बताया है कि कौन सा ब्रेन पार्ट इज़ इन्वॉल्व इन इक्विक मेमोरी, कि किसकी हेल्प के थ्रू वो सारी जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे कानों से इंफॉर्मेशन जा रही होती है, कौन सा ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। यू कैन गो थ्रू दैट बेटे। एप्लीकेशंस बेटे यही है कि आप जब म्यूज़िक में जो आप फ़र्क देखते हो उतार चढ़ाव में, बेसिक कॉन्वर्सेशन आपको समझ आना, फोकस करना, बहुत सारे नॉइज़ में फोकस करना, तो ये सब कुछ इक्विक मेमोरी की वजह से। अच्छा बेटे important question here that is going to be like that might be like be given in your midterm, or that's the important questions for your midterm। उसमें बेटे आपको कंपैरिजन आ सकता है इक्विक मेमोरी आइकॉनिक मेमोरी का। और आपको पता है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सेंसरी मेमोरी के टाइप्स हैं दोनों, इक्विक मेमोरी एंड आइकॉनिक मेमोरी। तो आपको बेटे एज अ ओवरऑल एक जेनेरिक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट फंक्शंस ऑफ सेंसरी मेमोरी। So beta both of these things are very well written in your book, you can go through that। apart from that you can also search through Google, जो भी आपको information इस पे आप search करते हो उस पे मिलती है, you can also like prepare your answer from that। अच्छा बेटे पैटर्न recognition है। अच्छा before like getting into the detail let me give you the summary of this topic कि पैटर्न recognition क्या होता है। बेटे आप कोई भी जब पिक्चर देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, अब वो एक विजुअल इंफॉर्मेशन है ना, आइज़ के थ्रू आपके गई, आपके माइंड ब्रेन में गई और आपके दिमाग ने उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, दैट इज़ पैटर्न रिकग्निशन। बेटे उसके कलर को देखना, उसकी शेप को देखना, साउंड, इमेज, हर चीज़ को देखना, दैट इज़ पैटर्न रिकग्निशन। अच्छा बेटे ये है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे कान सुनते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, तो बेटे वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है, ठीक है।
अब बेटे ऑलरेडी हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो बेटे वो जो स्टिमुलस बाहर से आपके दिमाग तक क्या है, वो जो मैसेज इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्या है, आपके माइंड ने उसके साथ उस इन्फॉर्मेशन को मैच करना है, उस टेम्पलेट को मैच करना है, और फिर आपको आपको इस काबिल बनाना है कि आप उस चीज़ का आंसर दे सको। बेटे इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि आप एप्पल देखते हो, ठीक है। आपका वो जो आइस इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई, आपकी ब्रेन ने उसको उस स्टिमुलस को, वो इन्फॉर्मेशन को मैच किया टेम्पलेट से यानी कि वो इन्फॉर्मेशन से दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर ब्रेन, उसको साथ उसने मैच किया और फिर कंपेयर किया और फिर आपको बताया कि दिस इज़ एप्पल, ठीक है। तो बेटे दिस इज़ टेम्पलेट मैचिंग। और बेटे इसकी आगे फर्दर डिटेल है कि जैसे आप, और इसके आगे एग्जांपल्स दी गई हैं कि कभी कभी आपका जो दिमाग है वो कम्प्लीटली टेम्पलेट मैच कर लेता है, कभी कभी वो पार्शली करता है, और समटाइम्स द ऑब्जेक्ट्स आर सो कॉम्प्लेक्स कि हमारे जो ब्रेन को इट बिकम्स टफ फॉर आवर ब्रेन टू डू दैट मैचिंग, ठीक है। अच्छा बेटे इसकी आगे स्ट्रेंथ्स ये हैं फॉर ऑफ टेम्पलेट मैचिंग कि जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं ना बेटे, देखो आपको पेपर है वो प्रिंट होके आता है, तो उसमें सारे लेटर्स ऑल ऑफ देम आर अलाइक, उनका जो है साइज़ एक है, उसकी राइटिंग जो है एक है, उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपके दिमाग को उस चीज़ को मैच करने में। अच्छा ये ए लिखा है, ये बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। लेकिन बेटे आपने हैंड रिटन आपने देखा है, जो हमारी हैंड राइटिंग होती है, लिखते लिखते कभी हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बी की शेप चेंज हो जाती है। तो कभी कभी जब हमारा आपने देखा आपका हमारा पेपर जब स्टार्ट होता है तो शुरू में हमारी राइटिंग इज़ वेरी नीट, राइट, लाइक व्हेन वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम तो वी इंक्रीज आवर पेस ऑफ राइटिंग, उसमें क्या होता है कि हमारी राइटिंग शेप साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ने वाले को समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो तेज़ राइटिंग की वजह से आपके वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो बेटे इसमें ये है कि आपका जो जो ब्रेन है, आपका माइंड है, इट इज़ गुड एट मैचिंग अगर वो चीज़ें प्रिंटेड हैं, ठीक है, उसमें सारी चीज़ों का साइज़ शेप सेम एज़ कम्पेयर टू जो हैंड राइटिंग है, ठीक है। अच्छा बेटे इसकी इसकी उन्होंने एक एग्जांपल बार कोड्स की भी दी है, क्यूआर कोड्स। जैसे उसने ये कहा है कि जैसे हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है, हमारा दिमाग उसके साथ मैच करता है जो आप स्टिमुलस सामने लेके आते हो। ये तो उसने एक ह्यूमन की एग्जांपल दी है। वो कहता है कि ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे बेटे आपने देखा है अक्सर आप स्टोर पे जाते हो, आप कोई चीज़ खरीदते हो तो जो कैशियर है वो कैसे उसका उसका बिल कैसे बनाता है, उसका बिल इस तरह बनाता है बेटे, उस पर एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करता है स्कैनर के सामने रख के। वो क्या होता है कि वो जो कोड होता है वो स्कैनर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे हमारे दिमाग में कोई पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम अपने दिमाग के सामने वो चीज़ लेके आते हैं, हमारा दिमाग वो चीज़ रीड करके हमें बता देता है। बार कोड भी बिल्कुल इसी तरह कि आप जब बेटे कोई भी उस ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ कोड है आप स्कैनर के सामने करते हो, स्कैनर उसको रीड करता है और वो इंफॉर्मेशन प्रिंटर पे वो उस पर चली जाती है स्क्रीन पे कि इसका बिल इतना है। बेटे फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, बेटे ये जो आपने देखा है कि अक्सर डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे होती है, उन्होंने जो है वो सारे अपने जो उसका स्टाफ होता है उनकी सारी पिक्चर्स को सेव किया होता है एक जगह पे। जब वो एम्प्लॉई उस कैमरा के सामने आता है, कैमरा उसको फेस डिटेक्ट करता है और उसकी जो है वो अटेंडेंस मार्क कर देता है, ठीक है। सो बेटे ये सारी की सारी एग्जांपल्स इसलिए हैं ताकि आप लोग टेम्पलेट मैचिंग को अंडरस्टैंड कर सको। आई होप इट इज़ क्लियर्स मतलब टिल हियर, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं बेटे टेम्पलेट मैचिंग की? बेटे वो ये कहता है कि चीज़ें जब ईजी हैं, अल्फाज मतलब प्रिंटेड लिखे हुए, फिर तो हमारे दिमाग को समझ आ गए, लेकिन अगर हैंड रिटन है तो कहीं पे आपने ए एक तरीके से डाला है, दूसरी जगह पे ए किसी और तरीके से डाला है और स्टाइल से डाल दिया, तो हमारे दिमाग को उसको रिकग्नाइज़ करने में मुश्किल होता है। और बेटे इस चीज़ के लिए हमारे दिमाग में एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब हम सारी चीज़ों को हमारा दिमाग देखता जाए, टेम्पलेट मैच करता जाए और हमें उसका आंसर समझाता जाए। और कभी कभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो इट बिकम्स टफ फॉर आवर ब्रेन टू डू दैट टेम्पलेट मैचिंग। बेटे ऑल्टरनेटिव थेरीज़ क्या हैं इसकी? फीचर डिटेक्शन थेरी, बेटे ये है
कि समटाइम्स हमारा जो ब्रेन है ना वो पूरी की पूरी चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता, उसके सिर्फ फीचर्स को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे बेटे हम सिंपल अगर एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया कि दो स्लांटिंग लाइंस हैं, ठीक है, स्लांटिंग लाइंस आर लाइक दिस, और एक ए मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारा दिमाग पूरा ए का टेम्पलेट मैच करने की बजाय सिर्फ फीचर्स मैच करता है। अच्छा ये जो दो लाइनें ऐसे स्लांटिंग हो एक हो तो इसका मतलब है ए है, ठीक है। प्रोटोटाइप बेटे कभी कभी हमारा दिमाग जो है वो पूरी पूरी चीज़ को मैच नहीं कर रहा होता बल्कि सैंपल को मैच कर रहा होता है। आपको पता है ना, जैसे बेटे हमारे दिमाग में अगर मैं कहूँ कि वर्ड चेयर, तो हमारे दिमाग में उसका एक सैंपल मौजूद है। चेयर की साइजेस शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, उनका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि एक बेसिक चेयर कैसी होती है। तो वो जैसे मैं कोई भी सैंपल देखूंगी मेरा दिमाग उससे मैच करेगा और मुझे बता देगा दैट इज़ चेयर, ठीक है। दैट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेटे यू कैन से इट इन सिंपल लैंग्वेज, दैट इज सैम्पल। स्ट्रक्चरल थेरीज बेटे, इसमें भी स्ट्रक्चर भी बेटे इट इज़ मतलब रिलेटेड टू द मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द स्टिमुलस, जो जिस चीज़ पे हमारा दिमाग फोकस कर रहा है वो पूरे सैंपल को दिमाग में रखने के बजाय बेटे सिंपल स्ट्रक्चर पे उसको फोकस कर सकता है। बेटे एप्लीकेशंस मैंने आपको सारी बता दी हैं कि जैसे फेस रिकग्निशन होती है अटेंडेंस के लिए, बेटे एक्सरेज वगैरह होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नी का एक्सरे हुआ है, ठीक है, तो बेटे उन्होंने जो एक्सरे मशीन के अंदर एक जो प्रॉपर जो एक हेल्दी नी का इमेज उन्होंने स्टोर किया होता है उसके साथ वो पेशेंट के नी के इमेज को मैच करते हैं और वहाँ से हमें बता देते हैं कि ये नी कितना हेल्दी है और कितना ये इंजर्ड है या कितना ये डीफॉर्म हो चुका है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बेटे ये जिस तरह आपने देखा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में क्या है, ये सारा सिस्टम स्टोर हुआ है, उसमें ये स्टोर हुआ है कि ये अगर उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग उसमें बोलते हैं कि ये चीज़ हमें सर्च कर दो, वो चीज़ सर्च हो जाती है विदाउट टाइपिंग। तो बेटे उसमें मोबाइल में सब चीज़ें स्टोर हैं। जब आप उसको एक मैसेज देते हो, एक स्टिमुलस पास करते हो, आपका मोबाइल आपकी वॉइस को उसके साथ मैच करता है और आपको उसका रिजल्ट दे देता है। सो बेटे ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू टेम्पलेट मैचिंग। बेटे नेक्स्ट है फीचर एनालिसिस। बेटे फीचर्स यही है कि चीज़ अब हमारे दिमाग उसमें ये है कि पहले तो हम पूरा हमारा ये था कि हमारा दिमाग जो है वो शेप मैच करता है, ठीक है, वो चीज़ हमारे सामने आई उसके साथ पूरी की पूरी हमारे दिमाग ने शेप को मैच किया कि अच्छा ये दिस इज़ ए, और फिर हमें बताया गया कि दिस इज़ फर्स्ट अल्फ़ाबेट। फीचर एनालिसिस में बेटे ये कहा जाता है कि जो हमारा दिमाग है वो इतनी निटी ग्रिटी पे फोकस नहीं करता बल्कि सिंपली फीचर्स पे फोकस करता है और हमें उसका आंसर दे देता है, ठीक है। बेटे ये सारी फर्दर उसकी डिटेल है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमने सारा भी टेम्पलेट मैचिंग का किया, अब फर्दर फीचर एनालिसिस है। फीचर्स यही बेटे चीज़ की फीचर्स पे जाना, उसकी कलर पे जाना, उसकी शेप पे जाना, उसकी कि अच्छा ये स्लांटिंग लाइन से बना हुआ ए है इस तरह से, ठीक है। और ये सब का सब जो है बेटे इसमें उसके इन्होंने फ़ायदे ये बताए हैं कि चीज़ जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो तो हमारा दिमाग उसको ब्रेक कर लेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी। और जो है ये न्यूरो साइंस में इसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। फिर बेटे इसकी कुछ लिमिटेशंस गिवन है कि जो हमारा दिमाग है ना बेटे वो उसको 3D ऑब्जेक्ट्स और 2D ऑब्जेक्ट्स में उसके फीचर्स को मैच करने में मुश्किल होती है, ठीक है। अब 3D 2D ऑब्जेक्ट्स क्या है बेटे वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट में। ये बेटे ये आपको मैंने सारी एग्जांपल्स हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, व्हेन यू विल गो थ्रू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अच्छा बेटे 2D 3D अभी जिस तरह हमने कहा कि फ़ीचर मैच करते हुए किसी भी चीज़ के हमारे दिमाग में मुश्किल होती है 3D शेप्स की एज़ कम्पेयर टू 2D शेप्स। बेटे 2D शेप्स वो होती हैं जो आप अपने हाथ से एक पेपर पे बना सकते हो, आप स्क्वायर बना दो, ट्रायंगल बना दो, सर्कल बना दो। लेकिन बेटे 3D शेप्स जो होती हैं ना वो ये होती हैं कि जो जैसे सिलेंडर है, आप उसको सिलेंडर को ड्रॉ तो नहीं करोगे ना पेपर पे,
जो जिसको बेटे आप एक्चुअल में टच कर सकते हो, जिसकी थिकनेस है, जैसे हाइट है जिसकी, बेटे आप सर्कल पेपर पे बनाते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसकी कोई थिकनेस नहीं है। लेकिन बेटे 3D ऑब्जेक्ट्स जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप टच कर सको, जिसकी थिकनेस है, जैसे बेटे फॉर एग्जांपल ये हमारी बुक है ना कॉग्निटिव की, ये इसकी आप देखो, इसकी लेंथ है, इसकी थिकनेस है, ठीक है, इसकी विड्थ है, इसको आप टच कर सकते हो। लेकिन अगर आप, दिस इज़ 3D शेप, लेकिन अगर आप इसको एक पेपर पे बनाओगे, आप बहुत सिंपल से बनाओगे इसको, ठीक है, विच यू कैन नॉट टच। सो बेटे हमारे माइंड को जो है वो 3D शेप्स की जो फीचर एनालाइज करते हुए मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू 2D शेप्स। 2D शेप्स आर सिंपल शेप्स, उसका तो फीचर एनालाइज कर लेगा हमारा दिमाग, लेकिन 3D शेप्स की करने में उसको मुश्किल होती है। अच्छा बेटे, ये आपका नेक्स्ट और लास्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर के लिए, दिस इज़ जियोन। बेटे जियोन जो है ना, अब देखो अभी हमने 3D 2D शेप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे दिमाग को 2D शेप्स तो करने में कोई मसला नहीं, बट ये 3D शेप्स होती है कि जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो बेटे जियोन जो है वो आपका जो 3D का कॉन्सेप्ट है ना, 3D शेप्स को ईजी 3D शेप्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है, ठीक है। जैसे बेटे एक आप कह लो, मैंने आगे फर्दर एग्जांपल्स भी शेयर की हुई हैं। जैसे बेटे मैंने देखा है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या देखता है कि एजिज़ है, कॉर्नर्स को देख लिया, उसके पार्ट्स को देख लिया। तो बेटे जो 3D इजी 3D और सिंपल 3D शेप को आपको उसमें आपका उस चीज़ को कन्वर्ट करके आपका माइंड बताता है। बेटे देखो एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप आपके सामने है, सिलेंडर है, कार है, वो एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप है। तो आपका माइंड जो है, आप कह लो जो जियोन है, जो आपका उसका क्या पर्पज़ है, जियोन ये करेगा कि उसको ईजी सिंपल 3D शेप में करके आपको उसका इमेज दे देगा। सो बेटे दिस इज़ द समरी, मतलब इस सारे टॉपिक की जो जियोन की, ठीक है। इसकी बेटे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने आगे दी हुई है कि किस तरह से मतलब इजी 3D शेप्स में आ जाता है। और जिस तरह लैम्प है, कार है, टेलीफोन है। सो बेटे बेसिक इसको इस ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3D शेप है, तो हमारा माइंड इसको बेसिक 3D शेप में कन्वर्ट करके दिखाएगा। बेटे इसके आगे एविडेंस है, ठीक है, ये बेटे इसकी एक्सप्लेनेटरी है, यू कैन गो थ्रू दैट। फिर इसमें ये है कि स्पीच रिकग्निशन के जो स्पीड ऑफ रिकग्निशन के हमारा दिमाग जब उसको इजी 3D शेप दिखाई जाए वो जल्दी से रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है। और बेटे मेडिकल इमेजिंग में, फोरेंसिक में, एजुकेशन और लर्निंग में इस चीज़ का है। इसको बेटे आप डिटेल में, ये स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको बुक से रीड कर सकते हो और यू कैन गो थ्रू लाइक एनी वेबसाइट यू वांट टू, मतलब फॉर दीज topics. So beta, it's all for today.